हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। तो आज जो हम क्लासेज करने वाले हैं, जो हमारा वीडियो होने वाला है, वो इम्पोर्टेंट वीडियो है एसएससी जीडी 2022 के जवानों के लिए जो अपनी तैयारी कर रहे हैं और आपका एग्जाम में भी कुछ समय ही बचा हुआ है। तो उसके लिए हम करने वाले हैं PYQ मैराथन क्लास। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं किसके, पॉलिटी के, जो आपकी मदद करेंगे किसमें, 40 में से 30 प्लस स्कोर करने में। क्योंकि आपके पता है कि जीके के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 40 नंबर के क्वेश्चन, 40 नंबर का टारगेट हो गया। 40 में से आपके 30 प्लस आने चाहिए। उसी के लिए हम ये करने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मैराथन क्लास। ये शानदार क्लास होने वाली है और जो आप तैयारी कर रहे हो फिलहाल, उस तैयारी में सफलता के लिए एक मार्ग है जो आपके लिए एक बेहतरीन क्लास है और इसको ध्यान से देखना। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि पिछले एग्जामों में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहां से प्रश्न बनते हैं, हमें क्या पढ़ना चाहिए और उससे रिलेटेड जो 2-3 और प्रश्न बनते हैं वो भी हम प्रत्येक क्वेश्चन के साथ क्लियर करते हुए चलेंगे। तो आज की क्लास में बहुत मजा आने वाला है, तो ध्यान से देखना। शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से और हमारा आज का पहला क्वेश्चन ये है। देखिए, पॉलिटी की शुरुआत कर रहे हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट की इसी प्रकार से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, कौन सा आर्टिकल सहकारी समितियों जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं उनके संवर्धन से संबंधित है। प्रश्न को ध्यान से देखना। यदि एक बार में समझ में नहीं आता है तो प्रश्न को 2 बार जरूर पढ़ना, क्योंकि एक बार में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, उसका आंसर नहीं निकाल पाते। यदि हम प्रश्न को दोबारा से पढ़ते हैं और वो हमें समझ में आ जाता है तो हम उसका आंसर भी निकाल लेते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है। जब तक मैं क्वेश्चन को 2 बार पढ़ूं तब तक आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। उससे आपको पता चलेगा आपने अभी तक क्या पढ़ा है और आपको आगे क्या पढ़ने की जरूरत है, ताकि जीके में अच्छा स्कोर कर सको और जो स्कोर करोगे वो आपकी सफलता में साथ दे। देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों कोऑपरेटिव सोसाइटी के संवर्धन से संबंधित है। तो कौन सा है? ऑप्शन बी हमारा यहां पर क्या होगा, करेक्ट होगा। जो अनुच्छेद 43 बी है हमारे संविधान का, जो आर्टिकल है कौन सा, 43 बी, इससे संबंधित है, सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है। बाद अगला हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने कहां के एक प्राणी उद्यान का नाम स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी कौन है, अशफाक उल्लाह खान, इनके नाम पर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है, उस उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक प्राणी उद्यान है उत्तर प्रदेश में, तो वहां की जगह का नाम पूछा कि वो कहां पर है वो प्राणी उद्यान। उस प्राणी उद्यान का जो नाम है वो किसके नाम पर रखने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है। एक स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे, कौन थे, अशफाक उल्लाह खान, इनके नाम पर रखने की जो प्रस्ताव था उसको मंजूरी दी है। अब वो प्राणी उद्यान है कहां पर, तो वो आपका प्राणी उद्यान है गोरखपुर में। कहां पर है, गोरखपुर में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। यदि इसके बारे में हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ इसकी कैपिटल है। क्या है कैपिटल, लखनऊ। लखनऊ की बात करें तो पॉइंट ये भी बनता है कि ये किस नदी के किनारे है, तो लखनऊ आपका है गोमती नदी के किनारे। आपने बहुत से एग्जाम दिए हैं, उन एग्जामों में यहां से प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो लखनऊ जो कैपिटल है उत्तर प्रदेश की, वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। यदि हम मुख्यमंत्री की बात करें तो योगी आदित्यनाथ,
कौन है? योगी आदित्यनाथ। इसके बाद आता है आपका गवर्नर, राज्यपाल। प्रत्येक राज्य के गवर्नर, मुख्यमंत्री, कैपिटल, ये सब आपको जनरल नॉलेज के रूप में पता होने चाहिए। इसकी बात करें तो आनंदीबेन पटेल है। कौन है? आनंदीबेन पटेल। प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि उत्तर प्रदेश की जो कैबिनेट है उसने गोरखपुर में एक प्राणी उद्यान है, उस प्राणी उद्यान का जो नाम है वो एक स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे अशफाक उल्लाह खान, उनके नाम पर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। हमारा ऑप्शन क्या हो गया था? ए यहां पर करेक्ट हो गया था। आशा है समझ में आ गया होगा। देखिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम कहने का मतलब ये जो भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम था अर्थात LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, किस अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? तो वो अधिनियम कब पारित किया गया? 1956 में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। LIC की यदि हम बात करें, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये क्या है? भारतीय जीवन बीमा निगम है LIC। LIC की फुल फॉर्म क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके बाद बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। LIC का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? मुंबई में। इसके बाद बात करें हम LIC के अध्यक्ष कौन है फिलहाल? तो MR कुमार। जो MR कुमार हैं ये फिलहाल क्या है? LIC के अध्यक्ष हैं। आ गई बात समझ में? क्या पढ़ रहे थे कि जो भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम है वो संसद द्वारा कब पारित किया गया? तो ये कब पारित किया गया? 1956 में, जिससे क्या हुआ? LIC की स्थापना हुई। और LIC की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब बात आती है कि LIC का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो LIC का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। कहां पर है? मुंबई में। और LIC के अध्यक्ष की यदि हम बात करें तो MR कुमार है। कौन है? MR कुमार। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? अभी मैंने बताया था, वो ही प्रश्न ये आ गया, तो इसको ध्यान से देखना, अच्छे से पढ़ने वाले हैं। कौन सा संशोधन अधिनियम की हम बात कर रहे हैं? 44। कौन सा? 44वां। कब हुआ था? 1978 में। कब हुआ था? 1978 में। अब ये कह क्या रहा है कि 44वां जो संशोधन अधिनियम था 1978, उसके तहत कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? संपत्ति का अधिकार। अभी हमने बात की थी इसके बारे में। सबसे पहले तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। अब देखिए बात करते हैं 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। इसके द्वारा क्या किया गया कि जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, ये क्या था? मौलिक अधिकार था। क्या था? मौलिक अधिकार। लेकिन इसको हटा दिया गया। किसके द्वारा? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और इसको रखा गया आर्टिकल 300 के तहत, एक कानूनी आर्टिकल बना दिया गया। ठीक है, संपत्ति का अधिकार 300 क में है, जो कि एक मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि शुरुआत में 7 थे। कितने थे? 7। फिर कितने हो गए? 6। क्यों? क्योंकि 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर उसको एक कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। कहां पर रखा गया? अनुच्छेद 300 क में। अब मौलिक अधिकारों की बात करें तो देखिए,
भाग 3 में है मौलिक अधिकार, आर्टिकल 12 से 35। ठीक है, 12 से 35 तक क्या है? मौलिक अधिकार, भाग 3 में। अब इसमें कौन कौन से हैं? पहला है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार फिलहाल 6 है, उन 6 की हम बात कर लेते हैं। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर तीसरा कौन सा था? शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बाद आपका आता है पांचवा, कौन सा है पांचवा? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। इसके बाद आपका आता है छठा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये क्या आपके 6 मौलिक मूल अधिकार हैं। पहले 7वां भी था जिसके बारे में हमने अभी बात की थी, संपत्ति का अधिकार, लेकिन उसको हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो ये आपका समानता का अधिकार है, ये आपका 14 से 18, ठीक है। ये आपका है 19 से 23, ये आपका है 24-25, ये आपका है 26 से 28, ये है 19 से 22, फिर 23 से 25, और ये आपका है 25 से 23-24, ये 25 से 28, ये आपका है 29-30, और ये आपका है 32। आ गई बात समझ में? आर्टिकल की हम बात कर रहे हैं, देखिए ये आपका है 19 से 22, कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23-24, उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये है 25 से 28, उसके बाद शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है 29-30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 32। कौन सा है? अनुच्छेद 32। तो ये 6 मौलिक अधिकार आपके, पहला है समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है, फिर है स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 तक है, फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो 23-24 आर्टिकल में है, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 से 28, फिर है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार जो 29-30 में है, और फिर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में है। तो ये क्लियर होगा यहां तक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या हमारा? 5 नंबर, संविधान का 52वां संशोधन अधिनियम 1985। जो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था वो ये याद रखना है सबसे पहले, कब हुआ था? 1985 में हुआ था। कब हुआ था? 1985। अब देखते हैं प्रश्न क्या है। 1985 के द्वारा जोड़ी गई भारतीय संविधान की अनुसूची दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति की संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होने से अयोग्यता से संबंधित है। प्रश्न सीधा और सिंपल है, लेकिन प्रश्न की लैंग्वेज ज्यादा दे रखी है, घुमा रखा है, कहने का मतलब प्रश्न को। इसमें कोई मतलब नहीं है, इन लाइनों का कोई मतलब नहीं है, ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको। यहां पर सीधा रखा गया है प्रश्न कि संविधान का जो 52वां संशोधन अधिनियम था 1985वां, उसके द्वारा भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, और ये क्या दे रखा है जो अनुसूची में रखा गया था
जो अनुसूची जोड़ी गई थी उस अनुसूची में क्या ऐड किया गया था वो ये दे रखा है। इससे क्या हो गया, पर्सन बड़ा हो गया। आपने देखा पर्सन को, अरे यार ये तो बहुत बड़ा पर्सन है, ये तो मेरे को कहां से आएगा, और इस पर्सन को एक बार क्या 2 बार पढ़िए, समझ में आसानी से आ जाएगा। ऊपर की 3 लाइन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसी में आपका पर्सन बन रहा है और इसी से आपका उत्तर बनेगा। यदि आप इसको बार बार पूरा पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो यही तो समझने वाली बात है, क्वेश्चन को समझना किस प्रकार से, सबसे मेन बात यही है। क्वेश्चन बड़ा है तो लैंग्वेज को 2 बार पढ़, उसको 2 बार पढ़ लीजिए। उसकी जो लैंग्वेज है वो ज्यादा हार्ड नहीं होगी, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन को बड़ा बना रखा है, डिटेल दे रखी है, उससे घबराना नहीं है, आसानी से हो जाएगा यदि आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हो तो। अब इसको यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपका जो आंसर है ऊपर की 3 लाइनों में पूछ रखा है कि क्या पूछा गया है कि जो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 था उसके द्वारा भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो कौन सी जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची। ऑप्शन बी हमारा यहां पर क्या होगा, करेक्ट होगा। अब किसके अधिनियम के द्वारा, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में। कब हुआ था, 1985 में। इसके द्वारा जोड़ी गई थी 10वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची, 10वीं अनुसूची, जिसमें दल बदल कानून, जो दल बदल था उसको रोकने के लिए कानून बनाया गया था। क्या बनाया गया था, कानून बनाया गया था। यदि आपसे कोई पूछे कि जो हमारा मूल संविधान था उस मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो वहां पर थी 8। कितनी थी, 8। लेकिन वर्तमान में कितनी है, 12। यदि आपसे पूछे वर्तमान में 12 कहां से आ गई, किस संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं जोड़ी गई, 10वीं के बारे में हमने बात कर ली, कौन सा संविधान संशोधन जिसके द्वारा 11वीं जोड़ी गई, और कौन सा संविधान संशोधन जिसके द्वारा 12वीं अनुसूची को ऐड किया गया। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक संविधान संशोधन हुआ था प्रथम, पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, जिसके द्वारा 9वीं अनुसूची को ऐड किया गया था। कौन सी अनुसूची को, 9वीं अनुसूची को। उसके बाद एक हुआ था 52वां, कब हुआ, 1985 में, जिसके द्वारा 10वीं अनुसूची को ऐड किया गया और जिसमें दल बदल जो था उसको रोकने के लिए कानून बनाया गया था। उसके बाद बात करते हैं, एक हुआ था 73वां, 1992 में हुआ था। ये 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। इसमें 11वीं अनुसूची को ऐड किया गया और इसमें पंचायती राज की स्थापना की गई। किसकी, पंचायती राज। ये पंचायती राज से संबंधित है। इसके बाद एक और हुआ था 74वां, जो 1993 में हुआ। इसमें क्या हुआ था, 12वीं अनुसूची को ऐड किया गया और नगर पालिका से संबंधित है। किससे है, नगर पालिका से। ये आपकी 12 अनुसूचियां हो गई। अब सोचने वाली बात नहीं रही कि 8 थी 12 कैसे हुई, ये क्लियर हो गया। फिर से देखिए, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची को ऐड किया गया। बात आई 10वीं अनुसूची की, तो 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, जिसके द्वारा 10वीं अनुसूची को ऐड किया गया, जिसमें दल बदल को रोकने के लिए कानून बनाया गया। उसके बाद आपका हुआ 73वां संविधान संशोधन 1992, जिसमें 11वीं अनुसूची ऐड की गई, जो पंचायती राज से संबंधित है। उसके बाद आपका हुआ 74वां संविधान संशोधन 1993 और 1993 में 12वीं अनुसूची ऐड की गई, जो नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो ये आपके पॉइंट क्लियर हैं। और आपका क्वेश्चन क्या था कि दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति की संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होने से अयोग्यता से संबंधित है, तो वो आपकी है 10वीं अनुसूची। कौन सी है, 10वीं अनुसूची। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला हमारा प्रश्न है
कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी, कौन सा है? सीपीसीबी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किसके तहत किया गया? तो किसके तहत किया गया? जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रक अधिनियम 1974 के तहत किया गया। सीधा सा प्रश्न है, सिर्फ अधिनियम पूछा गया है कि किस अधिनियम के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अर्थात सीपीसीबी का गठन किया गया। तो वो अधिनियम कौन सा है? वो आपका है जल अधिनियम 1974। कौन सा है? जल अधिनियम या अर्थात जल प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी का गठन किया गया। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, 7 नंबर का हमारा प्रश्न है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष को, जो लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है, उसको निम्नलिखित में से किसके द्वारा पदच्युत किया जा सकता है? मतलब हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? किसको? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। तो इसके बारे में जानकारी बाद में प्राप्त करते हैं, पहले हमारा आंसर क्या है वो देखते हैं। तो आपका आंसर आपके दिमाग में आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना इसको। और अब मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूं। तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा हटाया जाता है? लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा लोकसभा में एक प्रस्ताव पारित करके। लोकसभा के जो तत्कालीन सदस्य हैं उस समय, उनके बहुमत द्वारा लोकसभा में एक प्रस्ताव पारित करके लोकसभा के उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है। अब लोकसभा की बात आई है तो इसके बारे में हम यहां पर बात कर लेते हैं। किसके बारे में? लोकसभा के बारे में। लोकसभा को निम्न सदन और प्रथम सदन, निम्न सदन या प्रथम सदन कहा जाता है। किसको? लोकसभा को क्या कहा जाता है? निम्न सदन या प्रथम सदन। इसके बाद जो संसदीय समितियां होती हैं, कौन सी समितियां? संसदीय समितियां। इन संसदीय समितियों पर नियंत्रण होता है लोकसभा अध्यक्ष का। किसका? लोकसभा अध्यक्ष का। अब बात आ गई है लोकसभा अध्यक्ष की, तो देखिए जो संयुक्त अधिवेशन होता है, राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन होता है, उस संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। लेकिन पॉइंट ये है यहां पर कि उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो जो अध्यक्षता करता है वो है आपका लोकसभा अध्यक्ष। इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि संयुक्त अधिवेशन की जो बुलाया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की जाती है? वो की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। आ गई बात समझ में यहां तक? इसके बाद हम बात करें लोकसभा के बारे में, तो इसको निम्न सदन या प्रथम सदन कहा जाता है। संसदीय समितियों पर भी किसका नियंत्रण होता है? लोकसभा अध्यक्ष का। और संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्लियर सब? देखिए अगला प्रश्न देखिए, भारत में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ने ज्येष्ठाधिकार के नियम को कब समाप्त कर दिया था? जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है भारत में, उसने ज्येष्ठाधिकार के नियम को कब समाप्त किया था? तो कब किया था? 1956 में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 1956 से कुछ याद आया? अभी मैंने कुछ 2-4% पहले इसके बारे में बात की थी। तो 1956 से आपको क्या याद आया? कुछ याद आया? नहीं आया? तो मैं बता देता हूं। भारतीय जीवन बीमा अधिनियम 1956 के द्वारा LIC की स्थापना की गई थी। ये चीजें ध्यान रखना, कुछ भी पॉइंट आए तो उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट बनते हैं सब क्लियर कर दीजिए, तो आपको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और याद भी करोगे तो सिर्फ रिवीजन करने की आवश्यकता पड़ेगी, उसको गौर से देखने की आवश्यकता नहीं कि यार ये मुझे याद है या नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। पॉइंट देखिए, सोचिए, हाँ
इससे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं और फिर वो आपको आसानी से याद हो जाए। तो 1956 में जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम था उसने ज्येष्ठाधिकार के नियम को समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है? मतलब शब्द की परिभाषा यहां पर बतानी है। संविधान की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में इनमें से एक शब्द ऐसा है जो कि भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है। अब वो शब्द कौन सा है? वो शब्द जो है वो ही हमारा आंसर है, तो वो है संप्रभु। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आ गई बात समझ में कि संविधान की प्रस्तावना में संप्रभु शब्द है जो क्या वर्णित करता है? भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है। अब यहां पर बात आई है संविधान की, तो देखिए संविधान सभा की बात करें, संविधान सभा की यदि हम बात करें तो उसमें सबसे पहले जो संविधान सभा की बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को यह संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने, जो कि क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी थे। ध्यान रखना, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद बैठक हुई 11 दिसंबर को 1946, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। कब बनाया गया? 11 दिसंबर को जो बैठक हुई थी 1946 में। उसके बाद 13 दिसंबर की यदि हम बात करें, 13 दिसंबर 1946 की यदि हम बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। कौन सा प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। तो यह था संविधान सभा की बैठक के बारे में। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने थे। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 की यदि हम बात करें तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद अगला हमारा प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? भारत के संविधान का जो आर्टिकल 76 है, अनुच्छेद से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां से पॉलिटी में, एसएससी जीडी में जो प्रश्न बनते हैं पॉलिटी से, उसमें से ज्यादातर प्रश्न आर्टिकल से पूछे जाते हैं। तो आर्टिकल, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उनको ध्यान में रख लेना। जैसे 76 हो गया। अब 76 में क्या है? तो इसमें है भारत के महान्यायवादी। ऑप्शन ए करेक्ट। तो भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 76 है वो किससे संबंधित है? भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। अब इस भारत के महान्यायवादी के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, आर्टिकल 76, भारत के महान्यायवादी, ये क्या है? आर्टिकल जो 76 है संविधान में, उसमें भारत के महान्यायवादी कौन है? भारत के महान्यायवादी। अब ये भारत का महान्यायवादी होता कौन है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। क्या होता है? प्रथम विधि अधिकारी। अब ये करता क्या है, इसके बारे में बात करें तो ये क्या करता है कि भारत सरकार को विधि संबंधी मामलों में सलाह देता है। विधि संबंधी मामलों में
सलाह देता है। कौन सलाह देता है? भारत का महान्यायवादी। ये संसद के, इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो नोट कर लेना साथ साथ। ये क्या करता है? संसद के किसी भी सदन में बोल सकता है, किसी भी सदन में भाग ले सकता है, भाग ले सकता है और बोल भी सकता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वोट नहीं कर सकता। संसद के किसी भी सदन में ये बोल सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये वोट नहीं करता। और भारत का महान्यायवादी जो होता है वो संविधान के कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 76 में। भारत सरकार का क्या होता है? प्रथम विधि अधिकारी होता है। विधि संबंधी मामलों में सरकार को, जो भारत सरकार है, उसको सलाह देता है और संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। क्या नहीं दे सकता? वोट नहीं दे सकता। तो अगला हमारा प्रश्न है, सूचना का अधिकार कानून का एक अच्छा उदाहरण है, इसके कार्य करने की अधिक संभावना है। क्यों? सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई की हम बात करें, जो आरटीआई हम लगाते हैं किसी भी चीज के बारे में, कोई भी चीज की जानकारी प्राप्त करने के लिए राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का जो अधिकार है उसके बारे में, तो कानून का एक क्या है? एक अच्छा उदाहरण है। इसके कार्य करने की अधिक संभावना है। क्यों? क्योंकि यह लोगों को, यह लोकतंत्र के शत्रु के रूप में कार्य करता है, गलत है। यह धोखाधड़ी पर जुर्माने को कम करता है, यह भी गलत है। उसके बाद क्या है? यह भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करने वाले कानूनों की आपूर्ति करता है, यह भी गलत है। तो हमारा बचा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी। यह लोगों को यह पता लगाने का अधिकार देता है कि सरकार में क्या हो रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? यहां पर करेक्ट होगा। जो सूचना का अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन का जो अधिकार है, आरटीआई सुना होगा आपने, आरटीआई लगाते हैं कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो 20 साल तक, आज की डेट से यदि हम 20 साल पीछे की भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो भी हम आरटीआई के तहत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा है, क्योंकि हम पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे वोट से ही सरकार बनती है, तो हमें ये अधिकार होना चाहिए कि ये चीजें जो हो रही है वो किस प्रकार से हो रही है, देश में क्या हो रहा है, हमें इस चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। जैसे गांव की बात करें, हमारे गांव में फंड आता है, पैसे आते हैं सरकार के द्वारा, ग्राम सेवक के पास आते हैं, जो सरपंच कार्य करवाता है। अब जो कितने पैसे आए, कहां कहां पर पैसे लगाए गए, इन सब जानकारियों हम आरटीआई के तहत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा अधिकार है, ये लोगों को दिया गया बहुत अच्छा अधिकार है, क्योंकि सरकार के बारे में कुछ जानकारी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि सरकार में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है, किन चीजों का उपयोग कहां पर किया जा रहा है, उन सब बातों की जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा अधिकार है सूचना का अधिकार। क्या है? सूचना का अधिकार। तो ऑप्शन क्या होगा कि यह लोगों को यह पता लगाने का अधिकार देता है कि सरकार में क्या हो रहा है। तो ये क्या था? सूचना का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप में गैर न्याय संगत है? कौन सा स्वरूप में गैर न्याय संगत है? किसकी बात कर रहे हैं? भारतीय संविधान में। तो धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, ये सही है, ये गैर न्याय संगत नहीं है। कानून की समानता और कानून की समान सुरक्षा, ये भी गैर न्याय संगत नहीं है। अपराधों की सजा के संबंध में संरक्षण, ये भी नहीं है। तो बचा कौन सा आपका? ऑप्शन बी, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। ये क्या है? गैर न्याय संगत है। किस संदर्भ में है? भारतीय संविधान में समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता स्वरूप में क्या है? गैर न्याय संगत। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13।
रिक्त स्थान का उद्देश्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है। कौन सा, यहां पर अब आप अंदाजा लगा सकते हैं सभी क्या है, संविधान संशोधन है ना। तो इससे अंदाजा लगाइए कि संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन है जिसका उद्देश्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है। अब कौन सा है पंचायती राज संस्थाओं? अभी मैंने बताया था पिछले 1-2 क्वेश्चन में, जहां पर हम अनुसूचियों की बात कर रहे थे कि 8 से 12 अनुसूची किस प्रकार से ऐड की गई, वहां पर यह चर्चा की गई थी पंचायती राज की। तो यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपके दिमाग में एक बार एकदम क्लिक हो जाएगा कि हाँ इसका यह आंसर है, अभी तो पढ़ा ही था। तो देखिए, पंचायती राज संस्थाओं का जो बढ़ावा देता है, जो इसकी स्थापना की गई थी किस संशोधन के द्वारा, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ऑप्शन ए क्या होगा यहां पर करेक्ट होगा। प्रश्न का आंसर आपको पता लग गया। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा का उद्देश्य क्या है, देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना। अब ये मैंने कहां बताया था वो देखिए, 73वां संविधान संशोधन 1992 जिसके द्वारा 11वीं अनुसूची ऐड की गई, जो किससे संबंधित था, पंचायती राज से संबंधित था। ये मैंने बताया था, आप तो याद आ गया होगा। उसके बाद था 74वां, दोनों इंपॉर्टेंट है। इसमें 12वीं अनुसूची ऐड की गई थी और ये था नगर पालिकाओं से संबंधित, मतलब शहरी प्रशासन से संबंधित था। ये शहरी निकाय से संबंधित है। ये कौन सा 74वां कब हुआ था, 1993 में। अनुसूची कौन सी जोड़ी गई इसके तहत, 12वीं, और 73वें के तहत 11वीं अनुसूची। तो पूछा जा सकता है कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची ऐड की गई। यहां पर तो सिर्फ ये पूछा है कि किस उद्देश्य को बढ़ावा देता है, जो कि पंचायती राज को बढ़ावा देता है। लेकिन यदि आपसे प्रश्न भी पूछे कि 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा किस अनुसूची को ऐड किया गया, तो कौन सी अनुसूची को ऐड किया गया, यहां पर 11वीं अनुसूची को। उसके बाद बात करें कि 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा कौन सी अनुसूची ऐड की गई, तो वो आपकी की गई 12वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची, 12वीं अनुसूची। किससे संबंधित है, नगर पालिकाओं से संबंधित है, शहरी निकाय, शहरी प्रशासन से संबंधित है। कौन सा संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 1993, जहां पर हमने बात की थी 52वां संविधान संशोधन 1985 जिसके द्वारा 10वीं अनुसूची ऐड की गई। कौन सी अनुसूची, 10वीं अनुसूची ऐड की गई। किससे संबंधित है, दल बदल से संबंधित है। जो दल बदल कानून, दल बदल था उसको रोकने के लिए कानून बनाया गया था, दल बदल कानून बोल सकते हैं। उसी प्रकार से पहला संविधान संशोधन हुआ था कब, 1951 में। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची। अरे ये तो याद होना चाहिए, अभी तो बताया था मैंने, पिछले क्वेश्चन में इसके बारे में हमने चर्चा की थी। वही प्रश्न घुमा फिराकर फिर से आ रहे हैं, तभी तो मैं बता रहा हूं कि जो हम प्रश्न पढ़ रहे हैं उसके इर्द गिर्द, मतलब आसपास जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब हमने क्लियर किए हैं और वो सब हम क्लियर करते चलेंगे, ताकि एग्जामिनर यदि इन प्रश्नों के हिसाब से भी प्रश्न बनाए तो भी हम वहां तक पहुंच जाएंगे। और पॉलिटी लगभग इन क्वेश्चनों में बहुत अच्छे तरीके से हम कवर कर लेंगे। जहां पर अभी बात की थी हमने 73वां संविधान संशोधन 1992 जिसके द्वारा 11वीं अनुसूची ऐड की गई, याद हो जानी चाहिए, यहीं पर पंचायती राज से संबंधित है, दूसरी बार बता रहा हूं ये। और 74वां संविधान संशोधन 1993 12वीं अनुसूची ऐड की गई, नगर पालिकाओं से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन 1985 10वीं अनुसूची ऐड की गई, दल बदल से संबंधित है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसके तहत गंगा के डॉल्फिन संरक्षित किए गए हैं।
फिर से पढ़िए प्रश्न को, कि जो भारतीय वन्य जीव अधिनियम है 1972, उसकी कौन सी अनुसूची में से किसके तहत, जो अनुसूचियां हैं उन अनुसूचियों में से किसके तहत गंगा के डॉल्फिन, जो गंगा नदी में डॉल्फिन है, उनको संरक्षित किए गए? तो कौन सी अनुसूची के तहत? पहली अनुसूची के तहत। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा यहाँ पर करेक्ट होगा, आंसर आ गया। बात आई अनुसूची की, तो देखिए पहली अनुसूची में क्या है, जो इंपॉर्टेंट अनुसूचियां हैं जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन अनुसूचियों के बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं। पहली अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची में आपका है राज्यों के नाम और न्याय क्षेत्र। ये किस में है? पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची की बात करें तो दूसरी अनुसूची में आपका क्या है? वेतन और भत्ते, जो पदाधिकारी हैं उनके वेतन और भत्ते हैं। तीसरी अनुसूची की बात करें, तीसरी अनुसूची आपकी है शपथ, जो भी मंत्री हैं, जो भी पदाधिकारी, उनकी शपथ से संबंधित। यहां पर 3 के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि आगे एक प्रश्न आने वाला है जिसका आपको आंसर देना है। यदि मैं यहां पर बता दूंगा तो आप आंसर नहीं दोगे। तो पहली अनुसूची में क्या है? राज्यों के नाम, न्याय क्षेत्र। दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते। तीसरी अनुसूची में शपथ। चलो बात कर ही लेते हैं। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में सीटों का आवंटन। आगे जो प्रश्न आएगा उसमें एक बार फिर से देख लेंगे ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 7वीं अनुसूची की बात करें, जो इंपॉर्टेंट हम उसकी बात कर रहे हैं। 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में क्या है? 3 सूचियां हैं। अब वो 3 सूची कौन कौन सी हैं? एक तो आपकी संघ सूची है, एक आपकी राज्य सूची है, और तीसरी आपकी है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। अब देखिए, संघ सूची जो है उस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची जो है उसमें जो विषय हैं उन विषयों पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। लेकिन जो समवर्ती सूची है उस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है। जो प्रभावी होगा केंद्र सरकार का वो लागू होगा। इस पर राज्य सूची भी कानून बना सकती है, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी। तो ये 3 सूचियां आपको पता होनी चाहिए। कौन सी अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची। बात करें अगली अनुसूची की, तो अगली हमारी 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची, इसमें कितनी भाषाएं हैं? इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख। कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। उसके बाद आपकी 10वीं इंपोर्टेंट अनुसूची, जिसके बारे में हमने अभी बात की थी, दल बदल से संबंधित इसमें कानून है, कानून बनाया गया है। उसके बाद आपकी 11वीं अनुसूची, और फिर आती है आपकी 12वीं अनुसूची। 11वीं में क्या आपका? पंचायती राज से संबंधित। किससे संबंधित? पंचायती राज से संबंधित। और 12वीं में आपका है शहरी निकाय या नगर पालिका से संबंधित। किससे संबंधित? नगर पालिका, जो शहरी क्षेत्र होता है, शहरी प्रशासन होता है, ये उससे संबंधित है। तो ये थी इंपोर्टेंट अनुसूचियां। वैसे तो 12 हैं, लेकिन इंपोर्टेंट के बारे में हमने बात की है। पहली अनुसूची में राज्यों के नाम, न्याय क्षेत्र है। दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते हैं। तीसरी में उनकी शपथ है। चौथी में जो है राज्यसभा सीटों का आवंटन है। 7वीं की बात करें तो संघ, इसमें 3 सूचियां हैं। ये इंपॉर्टेंट है। 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां हैं? 3। संघ सूची,
राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में क्या है, जिसमें केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची में राज्य सरकार और समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकती। इसके बाद आपकी 8वीं है जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। उसके बाद आपकी 10वीं अनुसूची है जिसमें दल बदल कानून है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित है और 12वीं अनुसूची शहरी क्षेत्र या नगर पालिका से संबंधित है। इसके बाद अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। इस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। कौन सा संशोधन था जिसके तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो वो था आपका 56वां, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 56वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और इसमें क्या किया गया, गोवा में जो विधानसभा थी उसमें 30 संख्या निश्चित की गई। विधानसभा सीटों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? इसमें 30। किसके द्वारा? 56वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और इसमें 30 संख्या निश्चित की गई। यहां पर हम बात करें 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची ऐड की गई, दल बदल। वही प्रश्न बार बार आ रहे हैं, आप तो याद हो जाना चाहिए अच्छे से। 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा क्या किया गया था? जो मतदान की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर कितनी वर्ष कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। कितने वर्ष कर दी गई? 18 वर्ष। तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा, जो 1989 में किया गया था 61वां संविधान संशोधन, जिसमें जो मतदान की आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 कर दी गई। और 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें दल बदल था। और 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा गया, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। कौन कौन सी भाषाएं थी? मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। किसमें जोड़ा गया? ये 8वीं अनुसूची में, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। उसमें ये 3 भाषाएं जोड़ी गई 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। तो यहां पर चारों पॉइंट क्लियर। 56वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था? 56वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, जिसमें विधानसभा की जो संख्या थी वो 30 निश्चित की गई। उसके बाद हमने बात की 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा जो मतदान की आयु थी कितनी थी? 21 वर्ष। उस 21 वर्षों को घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। इसके बाद 52वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था ये? 1985 में। जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, जिसमें जो 10वीं अनुसूची ऐड की गई और इसमें क्या था? दल बदल से संबंधित कानून बनाया गया। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, जिसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। किसको जोड़ा गया? मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। आ गई बात समझ में? चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? तो कौन सा यहां पर? अनुच्छेद 239। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? तो वो है आर्टिकल 239। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। जो 239 अनुच्छेद है ये केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनके प्रशासन से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 239। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है जिसमें हिंदी भाषा शामिल है? तो कौन सी है? 8वीं अनुसूची। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जो 8वीं अनुसूची है
उस 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं और उनमें हिंदी भी शामिल है। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। यहां पर हम बात करें चौथी अनुसूची की, तो इसमें क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। और आपकी 10वीं अनुसूची तो है ही, जो 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा ऐड की गई, जिसमें दल बदल से संबंधित कानून है। किससे? दल बदल से संबंधित कानून है। किसमें? 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जो 10वीं अनुसूची थी आपकी, वो क्या की गई? ऐड की गई। तो इसमें बात कर रहे थे कि संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है, तो कौन सी में है? 8वीं अनुसूची में। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं शामिल है। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा की सीटों का आवंटन। और 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा ये 10वीं जोड़ी गई थी, जिसमें दल बदल से संबंधित कानून है। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए, राज्यसभा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये हमें देखना है। तो देखिए, भारत के प्रधानमंत्री राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। सुना है आपने कभी ऐसा? पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा ना, गलत है ना, ये तो गलत है। दूसरा छोड़िए, तीसरा देखिए, भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये भी पढ़ा है? नहीं पढ़ा ना, गलत। तीसरा, भारत के महान्यायवादी राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये भी गलत है, क्योंकि अभी हमने महान्यायवादी के बारे में तो पढ़ा था कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है, जो भारत सरकार को विधि संबंधी मामलों में सलाह देता है। ऑप्शन बचा हमारा बी, ये क्या होगा? करेक्ट होगा कि जो भारत का उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। आ गई बात समझ में? बात करें राज्यसभा की, तो उसका जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, ये सब क्लियर हो गया। और जो उपराष्ट्रपति है वो जो अपना त्याग पत्र देता है वो किसको देता है? राष्ट्रपति को। किसको त्याग पत्र देता है? राष्ट्रपति को। यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति देश में उपस्थित नहीं है तो उसका जो कार्यभार है वो कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति संभालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि संविधान का 100वां संविधान संशोधन हुआ था 2015 में, उसके द्वारा भारत और कौन से पड़ोसी देश की सीमा को संशोधित किया गया था? याद होगा आपको, 2015 में एक संशोधन हुआ था, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम। कब हुआ था? 2015 में। सबसे पहले ये बता देता हूं कि मेन पॉइंट ये है कि 100वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। कब हुआ था? 2015 में। और भारत और कौन से देश, हमारा एक पड़ोसी देश है जिसके साथ सीमा को संशोधित किया गया था, तो वो कौन सा देश है? बांग्लादेश। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। हमारा आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। प्रश्न क्या था कि एक 100वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 2015 में। इसमें क्या किया गया था ये भी आपको पता होना चाहिए कि भारत और पड़ोसी देश जो बांग्लादेश है उसकी सीमा को, उन दोनों की सीमाओं को क्या किया गया था? संशोधित किया गया था। तो एक संविधान संशोधन यहां पर याद हो गया होगा कि 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था। इसमें क्या था? भारत और पड़ोसी देश जो बांग्लादेश है उनकी सीमा संशोधित की गई थी। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न देखिए, ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत किसके द्वारा लिखित दस्तावेज पर आधारित है? जो ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत है, ओलंपिक चार्टर के जो मौलिक सिद्धांत है उसके द्वारा लिखित, वो सिद्धांत किसके द्वारा लिखित दस्तावेज पर आधारित है? तो किसके द्वारा? पियरे डी कोबेट्रीन के द्वारा। पियरे डी जो कोबेट्रीन है इनके द्वारा लिखित दस्तावेज पर आधारित है। क्या? मौलिक सिद्धांत। किसके? ओलंपिक चार्टर के। इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ आपको इसको याद रखना है क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में
अशोक स्तंभ का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का जो संबंध है वो निम्नलिखित में से किस स्थान से है? तो ये है सांची से। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट होगा। तो ध्यान से देखना इस प्रश्न को कि भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध किससे है? सांची स्थान से। अब पॉइंट ये बनता है, बात करते हैं सांची के बारे में। आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, सांची का स्तूप ये कहां पर है? तो ये है मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप कहां पर है? मध्य प्रदेश में। अब पॉइंट निकल कर आया मध्य प्रदेश। तो इससे जितनी भी जानकारियां हैं उन जानकारियों को अपने दिमाग में एक बार घुमा लीजिए, ताकि फिर से यदि याद आए तो सोचना नहीं पड़े, सीधी जानकारी अपने आप घूम जाए दिमाग में। हाँ ये एमपी है, हो गया क्लियर। जयराम जी की आ गई बात समझ में। तो मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट कहा जाता है किसको? मध्य प्रदेश। यहां पर एक कान्हा नेशनल पार्क जो कि इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, सिंपलीपाल नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क है, कहां पर? मध्य प्रदेश। इसको टाइगर स्टेट भी कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा टाइगर कहां पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की कैपिटल की बात करें तो भोपाल। आप क्या है? भोपाल। ठीक है। मध्य प्रदेश में एक जलप्रपात है आपका, कौन सा? धुआंधार जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? धुआंधार जलप्रपात। कहां पर है? मध्य प्रदेश। शिवराज सिंह चौहान है यहाँ के मुख्यमंत्री। सीएम की बात करें तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो शिवराज सिंह चौहान हैं। आ गई बात समझ में। गवर्नर की बात करें, राज्यपाल की बात करें तो यहाँ के राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल। छगन भाई पटेल ये कहां के राज्यपाल है? मध्य प्रदेश के राज्यपाल। आ गई बात समझ में। ये था मध्य प्रदेश। जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद होने चाहिए। तो ये प्रश्न था हमारा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया था? कौन सा संवैधानिक संशोधन हुआ था जिसके तहत कोई भी जो संवैधानिक संशोधन विधेयक है उसके ऊपर राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना क्या कर दिया? अनिवार्य कर दिया। तो कौन सा हुआ था? 100वां तो अभी हमने पढ़ा था। 44वें के द्वारा संपत्ति हटाई गई थी। 42वें को मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। और क्या पढ़ोगे? अब तो आंसर हो गया क्लिक। कौन सा? 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा क्या किया गया वो देखिए। अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया और जो संसद थी वो जो संविधान संशोधन होता था उसके अधिकार को संसद को सीमित कर दिया गया। किसके द्वारा? 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा। ऐसे पॉइंट निकाले जाते हैं और ऑप्शन ऐसे काटे जाते हैं कि 100वां तो अभी हमने पढ़ा था कि 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 अभी तो पढ़ा ही था हमने। उसके बाद 44वां तो हमें पता ही है, संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। कहां रखा गया? अनुच्छेद 300 क में रखा गया। कहां पर रखा गया? आर्टिकल 300 क में रखा गया। उसके बाद 42वें के द्वारा क्या किया गया? जिसको मिनी संविधान कहा जाता है। मिनी संविधान की संज्ञा कौन से संविधान संशोधन को दी जाती है? तो वो है 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके बारे में आगे बात करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है ये। तो ऑप्शन क्या हो गया? सी बचा और सी हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए किस वर्ष एक समिति का गठन किया गया? किसकी अध्यक्षता में? मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान का जो मसौदा था उसको तैयार करने के लिए किस वर्ष एक समिति का गठन किया गया? तो वो किया गया 1928 में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जो मोतीलाल नेहरू थे उनकी अध्यक्षता में 1928 में
भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। तो ध्यान रखना, ये जो समिति थी इसका गठन किया गया 1928 में। इस समिति का अध्यक्ष कौन था? मोतीलाल नेहरू। यह समिति का काम क्या था, किस उद्देश्य से इस समिति का गठन किया गया? तो वो था आपका संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए इस समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है बाल न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण विधेयक 2014 किस बात की अनुमति देता है? जो बच्चों की देखभाल और संरक्षण विधेयक 2014 है वो किस बात की अनुमति देता है? तो किस बात की देता है कि 16 से 18 वर्ष की आयु वाले किशोरों के माता पिता को किशोरों द्वारा किए गए अपराध के लिए अपराधी ठहराने की कोशिश की जानी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बच्चा यदि गलती कर रहा है तो उसको माता पिता के द्वारा उसको समझाया जा सकता है, नहीं कि माता पिता को उसके बदले सजा दी जानी चाहिए। दूसरा क्या है, छोड़िए, दूसरा है 14 से 18 आयु वाले किशोरों को सुधार घरों में भेजा जाना चाहिए। चौथा है 16 से 18 वर्ष की आयु वाले किशोरों को अपराधों के लिए 60 दिनों तक सामुदायिक सेवा में रखने का आदेश दिया जाना चाहिए। लेकिन यहां पर पॉइंट ये बन रहा है आपका, देखिए 16 से 18 वर्ष की आयु वाले किशोरों को जघन्य अपराध के लिए, किसके लिए? जघन्य अपने की अपराध के लिए, जघन्य अपराध के लिए वयस्कों की तरह सजा दी जानी चाहिए ताकि वो दोबारा से ऐसा न कर सके। जघन्य अपराध की यहां पर बात हो रही, न कि अपराध की बात हो रही। तो ऑप्शन बी हमारा यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है भारतीय संविधान के निम्न में से इस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के प्रश्न को पूरी तरह से यहां पर घुमाया गया है। तो मैं बार बार कह रहा हूं, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, सिर्फ ये काम जरूर कर लेना। पेपर देने जाओ तो प्रश्न को ध्यान से जरूर पढ़ लेना, और अब पढ़ रहे हो यहां पर तो इस प्रश्न को 2 बार जरूर पढ़ना। ये नहीं कि सीधा आंसर हाँ ये हो जाएगा फिर देखिए गलत हो गया, नहीं। देखिए, भारतीय संविधान के निम्न में से इस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। एसएससी जीडी का प्रश्न है, देख लीजिए ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं घुमा घुमा कर। लेकिन ये सीधा भी पूछ सकता था कि जो राष्ट्रपति है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति करता है, सीधा सा प्रश्न बन रहा है। लेकिन नहीं, घुमाया गया प्रश्न को ताकि बच्चे भी घूम जाएं। लेकिन आपको घूमना नहीं है, हमें एग्जामिनर को घुमाना है कि बच्चा कहां से पढ़ के आया है। और प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 155। आ गई बात समझ में? तो ध्यान से पढ़ना है प्रश्न को कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 155 है उसके तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 153, उसमें राज्यपाल की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। किसमें? आर्टिकल 153 में राज्यपाल की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। राज्यपाल की बात आई है तो बात तो कर ही लेते हैं। राज्यपाल, संविधान में अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का प्रावधान है और आर्टिकल 155 कहता है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। आ गई बात समझ? और राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है वो राज्य का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है? राज्य का मुख्य न्यायाधीश। राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राज्यपाल को क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? राज्यपाल की। इसके बाद अगला पॉइंट है राज्यपाल से संबंधित जो राज्य लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है उस अध्यक्ष की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? राज्यपाल करता है। और राज्यपाल को हटाता कौन है? राष्ट्रपति हटाता है। कौन हटाता है? राष्ट्रपति हटाता है। एक और पॉइंट है यहां पर देखिए कि यदि
दो राज्य हैं, दो से अधिक राज्य हैं जिनमें सिर्फ एक राज्यपाल है, ये तो आपको पता है कि नियुक्ति हो सकती है, दो या अधिक राज्यों में एक राज्यपाल बन सकता है। उनके जो वेतन और भत्ते हैं, वो वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? आपका राष्ट्रपति निर्धारित करता है। वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति। की किस प्रकार से उनको वेतन दिया जाएगा, वो दो राज्यों का राज्यपाल है, तो उसके वेतन और भत्तों को कौन डिसाइड करता है? राष्ट्रपति निर्धारित करता है। आ गई बात समझ में? देखिए अगला प्रश्न देखिए, पिता की संपत्ति में पुत्रियों को समान अधिकार देने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 को किस वर्ष संशोधित किया गया था? जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है 1956, पहले पढ़ा था ना, उसको किस वर्ष संशोधित किया गया? किसके लिए किया गया? पिता की संपत्ति में पुत्रियों को समान अधिकार देने के लिए। आपको पता होगा कि जो पिता की संपत्ति होती है उसमें सभी भाई बहनों का समान अधिकार होता है। ये कैसे संभव हुआ था कि जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 था उसमें 2005 में संशोधन किया गया। कब किया गया? 2005 में। क्यों किया गया? क्योंकि पिता की संपत्ति में पुत्रियों को समान अधिकार देने के लिए। तो ऑप्शन हमारा बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन हमारा ए क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट। जो एक सदनी विधायिका है ये क्या है? संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। आ गई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 28 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखना इसमें। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में जोड़ा गया? अब वो कौन सा था? इनमें से कौन सा है जो आपका जो दिल्ली है और जो केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है उसकी विधानसभाओं को राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में जोड़ा गया? तो आपका होगा 70वां संविधान संशोधन 1992। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट होगा। इसके द्वारा क्या किया गया? जो दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश, जो राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली, और जो केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है, उनकी विधानसभाओं को राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में जोड़ा गया था। तो ऑप्शन हमारा बी क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम गो कैबिनेट की स्थापना निम्नलिखित में से किस राज्य में की गई? भारत में प्रथम गो कैबिनेट की स्थापना निम्नलिखित में से किस राज्य में की गई? वो की गई आपकी मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अभी हम पढ़ के आए थे मध्य प्रदेश के बारे में। सांची का स्तूप कहां पर है? यह आपका मध्य प्रदेश में होगा ना, सांची का स्तूप। टाइगर स्टेट किसको बोलते हैं? मध्य प्रदेश, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइगर कहां पर है? मध्य प्रदेश। कान्हा नेशनल पार्क कहां पर है? मध्य प्रदेश में। धुआंधार जलप्रपात कहां पर है? मध्य प्रदेश में। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। कौन सा जलप्रपात? धुआंधार जलप्रपात। ठीक है। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 किस राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ था? जो आरटीआई है, राइट टू इंफॉर्मेशन, 2005 किस राज्य को छोड़कर? इसके बारे में हमने कुछ जानकारी पिछले क्वेश्चन में पढ़ ली थी। अब देखते हैं आगे प्रश्न क्या है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ। किस राज्य को छोड़कर? जम्मू और कश्मीर को। ऑप्शन ए करेक्ट हो गए। जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। कब? 2005 में। जम्मू कश्मीर फिलहाल क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। आरटीआई लगाकर बहुत से प्रश्न हमारे जो मन के होते हैं वो हम पूछ सकते हैं कि बहुत से बार ये भी देखा होगा आपने, आरटीआई लगाते हैं कितने फॉर्म भरे गए हैं, कब तक एग्जाम होगा, इन सब चीजों के बारे में हमारे को ये अधिकार दिया गया है। किसके तहत? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कि हम ये सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है? तो वो आपका भाग 5 कौन सा है? भाग 5 52 से 151, जिसमें राष्ट्रपति के संबंधित सभी कार्य दिए गए हैं। आर्टिकल 52 से 151 में भाग 5 में। अभी हमने बात की थी भाग फर्स्ट अनुच्छेद 1 से 4 तक। क्या है भाग फर्स्ट में? क्या है? आर्टिकल 1 से 4 तक। भाग सेकंड की बात करें तो 5 से 11। भाग थर्ड की बात करें तो 12 से 35। भाग 4 की यदि हम बात करें तो वो आपका 36 से 51। और भाग इंपॉर्टेंट है भाग 4 का क, इसमें आर्टिकल है 51 क। अब इनमें दिया क्या क्या गया है वो देखिए। सबसे पहले भाग फर्स्ट में क्या है? 1 से 4 तक राज्य और उसके क्षेत्र, ठीक है, संघ और राज्य। दूसरा है भाग सेकंड, जिसमें दिया गया नागरिकता। भाग तीसरा है मौलिक अधिकार। कौन से अधिकार? मौलिक अधिकार। ये किस में दिए गए हैं? भाग 3 में। भाग 4 की बात करें तो नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व ये किस में है? भाग 4 में। उसके बाद बात करें भाग 4 का क्या है? 51 का। इसमें क्या है? मूल कर्तव्य। क्या दिए गए हैं? मूल कर्तव्य दिए गए। आ गई समझ में? और भाग 5 में क्या था? राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल 52 से 151। तो ये नॉर्मल सी चीजें पता होनी चाहिए। शुरू में मूल अधिकार कितने थे? 7 थे। फिलहाल कितने हैं? 6 हैं। क्यों हैं? क्योंकि एक संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ, जिसमें जो एक मूल अधिकार था, कौन सा? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। इस संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया? हटा दिया गया और इसको एक कानूनी अधिकार के रूप में आर्टिकल 300 क में रखा गया। जो अनुच्छेद था 300 क, उसमें इसको रख दिया गया। तो अब कितने मौलिक अधिकार हो गए? 6 हो गए। 6 कौन कौन से होते हैं? अभी हमने बात की थी। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये क्या होते हैं? मौलिक अधिकार। तो यहां पर ये सब क्लियर हो गया। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए हमारा, पंचायत का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कितनी न्यूनतम आयु आवश्यक है? किसका सदस्य बनने के लिए? पंचायत का सदस्य बनने के लिए। तो वो आपकी उम्र है 21 वर्ष। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यहां पर पंचायत का सदस्य बनने की बात हो रही है, कि मतदान की बात हो रही है, क्योंकि एक संविधान संशोधन हुआ था 61वां 1989 में, जिसमें मतदान की आयु पहले 21 वर्ष थी, उसको घटा दिया गया और 18 वर्ष कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। आगे बात समझ में। 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1952 में। कब हुआ था? सॉरी 1989 में, जिसमें मतदान की आयु कितनी थी? 21 वर्ष। और फिर घटाकर कितनी कर दी गई? 18। लेकिन यहां पर बात हो रही कि पंचायत का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कितनी न्यूनतम आयु आवश्यक है? तो कितनी आयु आवश्यक है? 21 वर्ष आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न हमारा, दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? कब तक की बात कर रहे हैं? दिसंबर 1947 तक की बात कर रहे हैं कि प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का जो संविधान लिखने वाली संविधान सभा थी, उसमें कितने सदस्य थे? तो उसमें थे 299। ऑप्शन सी करेक्ट हो। कितने थे? 299। संविधान को कितना वर्ष लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन।
ये लगा था संविधान को बनने में, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान को बनने में टाइम लगा था। और बात करें प्रथम बैठक की, जो मैंने अभी बताई थी थोड़ी देर पहले, फिर से बता रहा हूं, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में, जो कि अस्थायी सदस्य बने थे, अध्यक्ष बने थे। फिर 11 दिसंबर को हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने थे। फिर 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन जो सत्य है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, यही गलती हो जाती है, पढ़ने में जल्दबाजी करते हैं तो प्रश्न पूछ रहा सत्य है, आंसर दे आते हैं असत्य है। तो यहां पर क्या है, कौन सा कथन सत्य है? देखिए, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना स्थायी अध्यक्ष चुना था, यह तो गलत है। हंटर कमीशन के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान बनाया गया, नहीं, वो हंटर कमीशन नहीं था। 26 अगस्त को भारत के संविधान दिवस के रूप में बनाया जाता है, यह भी गलत है। इन सभी के मैं आंसर देने वाला हूं, पहले हमारा आंसर देख लेते हैं क्या है। भारत का संविधान अंग्रेजी और हिंदी में हाथों से लिखा गया था, पॉइंट क्लियर। इसमें कथन क्या हो गया, ए सत्य हो गया, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि 26 अगस्त को भारत का संविधान दिवस मनाया जाता, नहीं, ये मनाया जाता 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद क्या किया, 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। अब ये 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया? क्योंकि एक डेट थी 26 जनवरी 1930, जिसको कांग्रेस ने आजादी दिवस के रूप में मनाया था। इस दिवस के रूप में, आजादी दिवस के रूप में मनाया था। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जा सकता है। आजादी दिवस के रूप में मनाया था। इसी वजह से यह डेट फिक्स की गई थी कि 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया जाएगा। लेकिन अपना लिया कब गया था? 26 नवंबर 1949 को, मतलब अंगीकार कर लिया गया था। तभी 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। पॉइंट क्लियर हो गया? चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय सरकारी निकायों को किस नाम से जाना जाता है? यदि पीछे के हमने जितने भी प्रश्न पढ़े हैं उनको यदि आपने अच्छे से किया है तो इसका आंसर सिर्फ क्वेश्चन को एक बार पढ़ने से ही आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए, यदि अच्छे से पढ़ा है तो। क्योंकि ये मैं बता चुका हूं, सिर्फ प्रश्न घुमाया गया है और कुछ नहीं है। यहां पर हमने बात कर ली है इसके बारे में डिटेल से। शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय सरकारी निकायों को नगर पालिका के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बताया था 74वां संविधान संशोधन 1993 किससे संबंधित है? 12वीं अनुसूची है, इसमें ऐड की गई थी, नगर पालिकाओं से संबंधित। कहा था शहरी निकाय से संबंधित, बताया था ना, अब तो याद आ गया होगा। तो जो 74वां संविधान संशोधन था 1993 में 12वीं अनुसूची ऐड की गई थी, वो नगर पालिकाओं से संबंधित। और यहां पर भी यही पूछा गया है कि शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय सरकारी निकायों को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? नगर पालिका के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न हमारा, किसी देश का संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उनमें एक नहीं हो सकता? कोई भी देश का संविधान वो बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति करता है। अब प्रश्न ये पूछा गया है कि वो उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं हो सकता? तो कौन सा नहीं हो सकता? देखिए, पहला है, यह उस नियमों सिद्धांतों के समुच्चय के रूप में कार्य करता है जिसके आधार पर देश को नियंत्रित किया जा सके। एकदम करेक्ट है, हो सकता है। यह हमें हमारे समाज की मौलिक प्रकृति को उजागर करता है, यह भी करेक्ट है। यह कुछ आदर्शों को सहमति देता है जिन्हें देश में बरकरार रखना चाहिए, यह भी सही है। लेकिन यह गलत आपका, यह उद्देश्य नहीं हो सकता।
इसमें यह शामिल है कि देश को सरकार के अध्यक्षीय स्वरूप के रूप में बरकरार रखना चाहिए। ये नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्योंकि संविधान जो होता है वो देश के बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति करता है। जैसे यह उस नियमों और सिद्धांतों के समुच्चय के रूप में कार्य करता है कि जिनके आधार पर देश को नियंत्रित किया जा सके। कौन से सिद्धांत हैं? संविधान में वो सिद्धांत होते हैं जिसके द्वारा देश को चलाया जा सकता है, देश को नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरा में यह समाज की मौलिक प्रकृति को भी उजागर करता है। तीसरा है यह कुछ आदर्शों की सहमति देता है जिन्हें देश में बरकरार रखा जाना चाहिए कि ये आदर्श हैं, इनको देश में बरकरार रखिए ताकि देश अच्छे से चल सके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी धारा, किस अधिनियम की धारा 20 मानसिक रोग से ग्रस्त प्रत्येक को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देती है? तो वो कौन सी धारा है? मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017। जो मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 है वो हमारा आंसर होगा करेक्ट। तो ऑप्शन सी क्या हो गया? करेक्ट। अब इसके बारे में देखिए, जो मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 है उसमें एक धारा है 20। वो धारा 20 क्या कहती है कि मानसिक रोग से ग्रस्त प्रत्येक को सम्मान के साथ जीना है, जीने का अधिकार देती है। कौन सी धारा? धारा 20। किस अधिनियम की? मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 की धारा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के जो संविधान सभा है उसके लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए रिक्त स्थान तक समय समय पर बैठक की। देखना इसको, क्वेश्चन नंबर 38। सोच रहे हो? कमेंट बॉक्स में आंसर होना चाहिए इसका। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है? कर लोगे आसानी से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत ताक झांक एक अपराध, जो ताक झांक की जाती है वो भी एक अपराध है? तो ताका जाके नहीं, सिर्फ अपने मोबाइल में देखिए कि क्या पढ़ रहा हूं मैं और मुझे क्या क्या समझ में आ रहा है और कौन कौन सा पर्सन मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट पर्सन है, ध्यान से देख इनको। तो भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा है जिसके तहत ताक झांक एक अपराध है? तो वो है धारा आपकी 354C। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जो धारा 354C है उसके तहत जो ताक झांक है वो भी एक अपराध है। तो ध्यान रखना, धारा 354। कौन सी धारा? धारा 354। तो बच के रहना इस ताक झांक से। सिर्फ किताबों में ही ताक झांकना आपको। किस में झांकना है? किताबों में ही ताकना और झांकना है। इनमें झांकोगे तो कोई धारा नहीं लगने वाली किताबों में, अन्यथा अन्य जगह पर ताक झांकी तो आपके ऊपर धारा 354C तैयार है, ठीक है? तो इनको देखिए, ये आपको कुछ नहीं कहने वाली, कुछ अच्छा ही देके जाएंगे। बहुत अच्छी चीज आपको देके जाने वाली है। क्या? किताबें, ठीक है ना? चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान का 103वां, कौन से नंबर का बात कर रहे हैं? 103वां। अभी तक हमने 39 प्रश्न पढ़े हैं, ये 40वां हमारा प्रश्न है। एक तो आर्टिकल से बहुत ज्यादा प्रश्न है, दूसरा एक संविधान संशोधन से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इन चीजों को देख लेना कि कहां कहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उसको अच्छे से कवर भी करना है। आगे बात समझो। तो 103वां संविधान संशोधन सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में किसके लिए आरक्षण प्रदान करता है? तो ये 103वां जो हुआ था ये 2019 में हुआ था। कब हुआ था? 2019 में। ये भी आपको पता होना चाहिए। जो 100वां हुआ था 2015 में और 103वां जो हुआ था वो 2019 में। इसमें क्या था? जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, कहने का मतलब EWS था, इनको क्या दिया गया था? 10% आरक्षण। किसमें? सरकारी नौकरी और शैक्षिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण प्रदान किया गया था। किसके द्वारा? 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A, या हम बोल सकते हैं इसको 51K भी बोल सकते हैं। ये आपका ABCD हो गया A और शुरू में हो गया K।
तो कुछ भी लिखा आ सकता है, 51 ए आ सकता है, 51 के आ सकता है। आ गई बात समझ में? 51 के या ए किससे संबंधित है बताइए। अभी मैंने बताया था इसके बारे में, तो हमने बहुत अच्छे तरीके से बात की थी पिछले 1-2 क्वेश्चन में। देखिए मूल अधिकारों की यदि हम बात करें, सॉरी मूल कर्तव्यों की हम बात करें, तो मूल कर्तव्य आपके कहां पर हैं? यदि आपसे पूछे कि कौन से भाग में है, तो ये आपके भाग 4 में, भाग 4 के क में। और आर्टिकल यहां पर पूछा गया 51 का है, तो आपका क्या हो जाएगा? मूल कर्तव्य, ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं, मूल कर्तव्यों के बारे में। देखिए मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य क्या है? संविधान के भाग 4 के क में आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल आपका 51 ए बोल सकते हैं, क बोल सकते हैं। ठीक है, यदि भाग पूछे तो 4 क, आर्टिकल बोल सकते हैं 51 क। कब? सरदार सरवण सिंह समिति की, सरदार सरवण सिंह समिति की अनुशंसा पर, जो सरदार सरवण सिंह समिति थी उसकी अनुशंसा पर ये ऐड किए गए थे, क्या? मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। तो ध्यान रखना, पूछा जा सकता है मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर या किस समिति की अनुशंसा पर ऐड किए गए, तो वो कौन सी समिति आपकी? सरदार सरवण सिंह समिति की अनुशंसा पर ये मूल कर्तव्य जोड़े गए संविधान के भाग 4 के क में, आर्टिकल 51 क में। ये क्या थे? मूल कर्तव्य। किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, जिसको मिनी संविधान की संज्ञा भी दी जाती है। क्या दी जाती है? मिनी संविधान की संज्ञा भी दी जाती है। ये बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं। एक तो आपका 42वां हो गया और एक आपका 44वां हो गया। 44 में क्या हुआ था? संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था मौलिक अधिकारों से, और इसको रखा था 300 क में। ये दो जो आर्टिकल है बहुत ज्यादा बार पूछे जाते, जो संविधान संशोधन, सॉरी ये बहुत ज्यादा बार पूछे जाते। तो 42वां संविधान संशोधन, जिसको मिनी संविधान भी कहा जाता है, और एक आपको हो गया 44वां संविधान संशोधन 1978। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना जरूरी है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा, संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में किस वर्ष परिवर्तित किया? जो संविधान सभा थी उस संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में किस वर्ष परिवर्तित किया गया था? तो कब किया गया था? 1950 में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जहां पर हमने देखा था कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को क्या कर लिया था? अंगीकार कर लिया था, कहने का मतलब अपना लिया था। और उसको लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान को लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। तो संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में जो अपनाया गया था, परिवर्तित किया गया था 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया? कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा जो लोकसभा की सीटें थी, पहले 525 सीट थी, उनको 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया? तो किसके द्वारा? 31वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसमें एक चीज और ऐड की गई थी, जो केंद्र शासित प्रदेश थे उनमें जो सीटें थी लोकसभा की, उनमें 25 थी, उनको घटाकर कितना कर दिया गया था? 20 कर दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर नोट कर लेना कि जो 31वां संविधान संशोधन था उसमें केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा सीटों की संख्या को 25 से घटाकर कितना कर दिया गया था? 20। लेकिन राज्यों में क्या किया गया था कि लोकसभा की सीटों की संख्या को 5 से 25 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? सेंटर में 545 कर दिया गया था। किसके द्वारा? 31वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? सभी को पता होगा कौन सा राज्य है जिसमें विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है। तो कौन सा है?
उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश क्यों है? क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से देखें हम, किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से तो पहले स्थान पर है देश में राज्य, कौन सा? उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो आपका आता है चौथे स्थान पर। कौन से स्थान पर? चौथे स्थान पर। विधानसभा की निर्वाचन क्षेत्र सीटें देखें तो 403 है। लोकसभा की सीटें देखें तो 31 है। राज्यसभा की सीटें देखें तो लोकसभा की कितनी है? 80 और राज्यसभा की 31। आ गई बात समझ में? किसमें? उत्तर प्रदेश में। 403 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र किसमें सीटें हैं? किसमें? उत्तर प्रदेश में। लोकसभा की 80 सीटें हैं और राज्यसभा की 31 सीटें किसमें? उत्तर प्रदेश में। जनसंख्या में पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 में निर्दिष्ट किया गया है कि धारा 18 के प्रावधानों के तहत कितने वर्ष के कम आयु का कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर वाहन नहीं चलाएगा? सभी को पता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इजी प्रश्न है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि जो साधन चलाने हैं, जो वाहन चलाना है तो लाइसेंस जरूरी होना चाहिए, और लाइसेंस जरूरी होना चाहिए तो उम्र 18 जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि लाइसेंस तभी बनता है जब आप 18 उम्र के हो जाते हो, तो तभी आप साधन चला सकते हो, कहीं पर भी चला सकते हो यदि आपके पास लाइसेंस है तो। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, कौन सा अधिनियम ऐसे व्यक्ति के अभियोजन की अनुमति प्रदान करता है? प्रश्न को ध्यान से देखना कि कौन सा अधिनियम ऐसे व्यक्ति के अभियोजन की अनुमति प्रदान करता है जो विदेश में रहते हुए आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए भारत से इंकार करता है। तो वो आपका अधिनियम है भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, जो भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाधिवक्ता के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है। महाधिवक्ता किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है? तो किसके? राज्यपाल के। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जो महाधिवक्ता होता है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बना रहता है। अभी हमने बात की थी राज्यपाल की, जो महान्यायवादी होता है वो आर्टिकल किस में है? 76 में। कौन? महान्यायवादी, जो भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है, जो केंद्र सरकार को विधि संबंधी मामलों में सलाह देता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा? ऐसा कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 24। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मौलिक अधिकारों में आता है आपका 12 से 35, उसी में आपका आर्टिकल 24। इसमें आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, जो आर्टिकल आते हैं 23 और 24, किसमें? शोषण के जो विरुद्ध अधिकार है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालदीव किस वर्ष में एक सल्तनत व्यवस्था में राष्ट्रपति व्यवस्था वाली सरकार में बदल गया था? किसकी बात कर रहे हैं? मालदीव की हम बात कर रहे हैं। तो इसका भी जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49। नेहरू रिपोर्ट 1928 निम्न में से संबंधित थी। जो नेहरू रिपोर्ट थी 1928 वो किससे संबंधित थी? संवैधानिक ढांचा से संबंधित थी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जो नेहरू रिपोर्ट थी 1928 वो किससे संबंधित थी? संवैधानिक ढांचे से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियों का उल्लेख है? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियों का उल्लेख है? तो कितनी का है? 12 का। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट होगा। देखिए अनुसूचियों की बात आ गई तो 12 है, मूल संविधान में कितनी थी? 8 थी। प्रथम अनुसूची की हमने बात की थी पिछले क्वेश्चन में, मैंने बताया था, फिर से बता रहा हूं, एक बार देख लेना, सरसरी नजर से देख लेना ताकि अच्छे से याद हो जाए। प्रथम अनुसूची में क्या था? राज्य और उसके न्याय क्षेत्र। दूसरी अनुसूची में क्या था? वेतन और भत्ते। तीसरी अनुसूची में क्या था? शपथ था। चौथी में क्या था? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। उसके बाद इंपोर्टेंट थी आपकी 7वीं अनुसूची।
जिसमें 3 सूचियां थी। एक तो आपकी संघ सूची थी, एक आपकी राज्य सूची थी और एक आपकी समवर्ती सूची थी। ये 3 सूचियां थी, एक आपकी समवर्ती हो गई। ठीक है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख, 10वीं अनुसूची दल बदल, 11वीं अनुसूची पंचायती राज और 12वीं अनुसूची नगर पालिका शहरी निकाय से संबंधित है। और अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। तो किसका मुख्यालय जो जिनेवा में है तो वो है विश्व व्यापार संगठन। जिनेवा कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में जिनेवा है, वहां पर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थित है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। कब हुई थी? 1995। तो ध्यान रखना, जो विश्व व्यापार संगठन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची में इनमें से किससे संबंधित विषय वस्तु निहित है? पढ़ाया था अभी, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में सीटों का आवंटन। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं है 8वीं अनुसूची में आपकी, और शपथ और प्रतिज्ञान जो आपका है वो 3री में। किसमें है? 3री। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान को हस्तलिखित किसने किया था? जो मूल संविधान था, मूल भारतीय संविधान था, उसको हस्तलिखित किसने किया था? इंपॉर्टेंट पर्सन है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बड़ा नाम है, इसको अच्छे से याद रख लेना। इंपॉर्टेंट है कि जो मूल भारतीय संविधान था उसको हस्तलिखित किसने किया था? तो किसने किया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो मूल अधिकार कितने हैं? पहले 7 थे, फिलहाल है 6। तो 6 इसमें ढूंढिए कौन सा है? 6 तो एक ही है, तो हमारा यही हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट। और मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। कितने हैं? 11, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। जो सरदार सरवण सिंह समिति थी उसकी अनुशंसा पर ये जोड़े गए थे। ये कहां पर हैं? भारतीय संविधान के भाग 4 के क में आर्टिकल 51 क में। और पहले 7 थे ये, अब फिलहाल 6 हैं। एक था संपत्ति, बहुत बार बता चुका हूं, ये हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही है? जो न्यायपालिका है वो देश में अदालतों की प्रणाली को संदर्भित करती है। ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। तो ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सफेद भाग के केंद्र में एक गहरे नीले रंग का अशोक चक्र सुसज्जित है। आपने देखा होगा, उसमें कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां है। यही पूछा गया है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। हमारा जो तिरंगा है उसकी लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3:4। कितना है? 3:4। उसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग है। कौन सा रंग है? केसरिया रंग। उसके बाद सफेद आपका, उसके बाद आपका हरा रंग है। ये क्या है? हमारे तिरंगे में 3 रंग है। हमारा तिरंगा 3 रंगों से सुसज्जित है। उसके सेंटर में एक चक्कर है, अशोक चक्कर, जिसमें कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां, जो नीले रंग का है। कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां है। और राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया कब गया था? 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 इनमें से किससे संबंधित? अभी हमने बात की थी 368 के बारे में, तो वो क्या था कि संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो किससे है? संवैधानिक संशोधन थे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। संवैधानिक संशोधन से संबंधित है आर्टिकल 368। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किए गए? बार बार प्रश्न वही पूछे जा रहे हैं जहां से पूछे गए हैं, तो ये देख लेना पॉलिटी में कहां से प्रश्न बन रहे हैं। तो आपका है 51 का। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट होगा। तो मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित है? 51 कैसे।
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। कहने का मतलब समान नागरिक सिविल संहिता किसमें है? आर्टिकल 44 में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जो भाग 4 आपका, भाग 4 में क्या है? 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व, उसी में आता है आपका आर्टिकल 44। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का आपका कि भारत और पाकिस्तान के बीच निम्नलिखित में से किस समझौते को नेहरू लियाकत समझौते के रूप में जाना जाता है? तो कौन से समझौते को जाना जाता है? अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता। ऑप्शन ए क्या होगा हमारा? करेक्ट होगा। तो ये हमने बात की थी पॉलिटी के इंपोर्टेंट पर्सन, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले एग्जामों में एसएससी जीडी में पूछे गए पर्सन है। आपके लिए एक सफलता का मार्ग प्रशस्त करेंगे ये पर्सन, क्योंकि इससे आपके बहुत से डाउट क्लियर होने वाले हैं और आपको मजा भी आया होगा पढ़ने में। तो ये थी पॉलिटी की क्लास। इसी प्रकार से हम प्रत्येक सब्जेक्ट की क्लास करने वाले हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको प्रत्येक अपडेट प्राप्त हो सके। धन्यवाद।